ईवीएम के द्वारा जो इस देश के चुनाव में जो गड़बड़ियां पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उन गड़बड़ियों के ऊपर पर्दा डालने का या उस लोकतंत्र की हत्या को संवैधानिक करने का काम कर रहा है। ईवीएम के मामले में भी हमने देखा, किसानों का मुद्दा जब चला, किसानों के द्वारा लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो गया आंदोलन चलाया जा रहा है। किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। जुडिशरी का इस मामले में क्या रोल रहा? वो सरकार के समर्थन में रही। लेबर लॉज में बदलाव हुए और बदलाव, सारे के सारे बदलाव जो है ये कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, पूंजीपतियों के समर्थन के लिए किए गए थे। जुडिशरी उस मामले में भी उन्हीं पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ी रही, तो किसानों के और मजदूरों के समर्थन में खड़ी नहीं रही। मामला केवल SC/ST के अधिकारों तक सीमित नहीं है। किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में जुडिशरी जो है वो किसान और मजदूरों के विरोध में खड़ी रही और सरकार ने जो भी फैसले इन किसान और मजदूरों के विरोध में लिए वो उनके समर्थन में खड़ी होकर वो जो किसान और मजदूरों के अधिकार छीनने का काम इन कानूनों के द्वारा हो रहा था उसका समर्थन करने का काम कर। केवल किसान और मजदूरों का मामला नहीं रहा, उसके बाद आगे आप उठाकर देख लीजिए, रिजर्वेशन के रेफरेंस में उठाकर देख लीजिए, सेंसस के रेफरेंस में उठाकर देख लीजिए, कास्ट बस सेंसस को लेकर उठाकर देख लीजिए। हर मामले में आपको उसका डुअल स्टैंडर्ड या अपनी जाति के हितों वाला जो इंटेंशन है, जाति हितों की रक्षा का जो मामला है वो सामने दिखाई देगा। मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि जैसे पूना पैक्ट से दलाल और भड़वे पैदा किए गए, उसी तरीके से कोलेजियम के द्वारा भी बहुजन समाज के अंदर के जो लोग हैं उनको उस दिशा में ढकेलने का या उनको बनाने का काम जुडिशरी के द्वारा। हैज रिप्रेजेंटेशन लेस जुडिशरी, स्पेशली द कोलेजियम सिस्टम बिकेम अ थ्रेट। बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा और उससे होने वाले परिणाम। ये आज जुडिशरी जो है, कोलेजियम सिस्टम जिस तरीके का भारत में बनाया गया है वो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। मगर इस देश में ये मामला कुछ अलग दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने निर्णय किया कि हम बामसेप के माध्यम से, यूनिटी ऑफ मूल्यवासी समाज के माध्यम से इस विषय के ऊपर काम करेंगे और लोगों को इन चीजों को विस्तार से जानने समझाने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, आज इस देश में जो अराजकता जो निर्माण हुई है, उस अराजकता को निर्माण करने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है। ये जो आग देश भर में जो लगाई जा रही है, उस आग में घी डालने का काम या उस अराजकता को पैदा करने का काम जो है वो जुडिशरी से किया जा रहा है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस देश में, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जितना खतरा समाज में प्रचार में जो लोग लाते हैं कि भाई RSS की वजह से है या किसी राजनीतिक दल की वजह से है, मेरा ये विश्वास है, जो अनुभव हमारे पास, जो तथ्य हमारे पास है, उन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो खतरा बन चुकी है, उसमें और जो नाम गिने जाए उसमें पहले नंबर पर जुडिशरी का नाम लिया जा सकता है कि इस देश की जो जुडिशरी है, खासतौर पर जो हायर जुडिशरी है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुकी है। और इस बात का हमारे अपने लोगों को एहसास होने की जरूरत है, सबूत चाहिए। मणिपुर में जो आग लगी, जो हिंसा मणिपुर में फैली है, लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो गया मणिपुर जल रहा है। वो मणिपुर में लगी हुई जो आग है वो हाईकोर्ट की नालायकी की वजह से लगी हुई है। कोई अधिकार नहीं हाईकोर्ट को, उसने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर ये फैसले दिए। आदिवासियों के शेड्यूल को अमेंड करने का काम हाईकोर्ट कर रहा था और उसके बाद जो वहां हिंसा हुई, आज भी वो मणिपुर की हिंसा स्थिर नहीं हुई। ये आग वहां के हाईकोर्ट के जजेस की नालायकी की वजह से लगी हुई है। लोग उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, मगर इसकी शुरुआत जो है उस हाईकोर्ट के गलत फैसले की वजह से हुई। ये जो देश भर में जो अराजकता का जो माहौल, जजेस अपने आप को बहुत ज्यादा मेरिटोरियस मानकर चलते, जब भी रिजर्वेशन का मामला आता है तो जज मेरिट का सवाल उठाते कि भाई नहीं, आप में मेरिट नहीं है, इस वजह से रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो चलो थोड़ा जजेस का भी मेरिट देख, जो दूसरों के मेरिट की व्याख्या करते उनका अपना मेरिट देख ले, भाई आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका मेरिट क्या है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के कोर्ट में। अभी पार्लियामेंट सेशन में लॉ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये जवाब दिया कि 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग, जो दूसरों का मेरिट
पूछते हैं उनका अपना मेरिट क्या है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में, अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जितनी छुट्टियां स्कूल के बच्चों को नहीं मिलती, उतनी ज्यादा छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस ले रहे। आपने देखा होगा जब जब बैठता है तो उसके नीचे कुर्सी रखवानी पड़ती है। दुनिया के शायद किसी भी जुडिशरी में इस तरीके का सिस्टम अभी नहीं बचा होगा, मगर भारत में जब किसी जज को बैठना होता है तो पीछे एक आदमी खड़ा करना पड़ता है। वो बैठने से पहले उसकी कुर्सी जो है उसके पीछे सरका कर रख देता है, तब जाकर ये जज हमारा बैठता है। और वो दूसरों के मेरिट के ऊपर, दूसरों के योग्यता के ऊपर सवाल उठाता। एक केस का एवरेज पेंडेंसी रेट जो है, किसी केस को अगर वो लोअर कोर्ट से शुरू होते होते अपर कोर्ट तक जाती है तो एवरेज पेंडेंसी जो है वो 30 साल से ज्यादा की बन, इतना ज्यादा वो अपना जो मेरिट है, उनके मेरिट की अगर हम बात करें तो उनका मेरिट हमने देखा हुआ है, किस तरीके के मेरिट की वो बात कहते। इसलिए साथियों, इस देश में जो जुडिशरी के नाम पर जो चल रहा है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि चंद्रचूड़ को ह्यूमन राइट कमीशन की जिम्मेदारी देने की बात आई कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के लिए उनके नाम का रिकमेंडेशन हुआ है, उनको उस काम के लिए बोला गया है। चंद्रचूड़ उन 5 जजेस में जो थे जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया। 5 जज थे, 5 में से 4 को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गए। कोई गवर्नर बना, कोई लॉ कमीशन में गया, कोई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में गया, कोई राज्यसभा में गया। 5 में से 4 लोग, रंजन गोगोई राज्यसभा में गए, नजीर एक सीनियर मोस्ट जज, और वो नजीर साहब, मनुस्मृति के अंदर कितनी खूबसूरती है, मनुस्मृति ने कैसे लॉ एंड ऑर्डर कायम किया, किस तरीके से मनुस्मृति में देश की कानून व्यवस्था को समृद्ध किया, उसकी वकालत करने वाले जज साहब। अब मनुस्मृति की कानून व्यवस्था का समर्थन करने वाले नजीर जी थे। कोई राज्यसभा में गया, कोई गवर्नर बनाया गया, कोई ट्रिब्यूनल में गया, कोई ह्यूमन राइट कमीशन में गया। और आज की हालत तो साथियों ये है कि हमारे जजेस सत्संग चला रहे, हमारे जजेस जो है वो सत्संग चला रहे, धर्मगुरु की भाषा जजेस बोल रहे। वो दिन मुझे दूर दिखाई नहीं दे रहा कि कोई जज साधु की बेस में, जैसे हमारे साधु बाबा घूमते हैं, वैसे कोई जज कल कोर्ट में आकर ना बैठे, दाढ़ी जटा बजाकर, हाथ में कमंडल लेके कोई जज उधर आकर ना बैठे। इस तरीके के देश के अंदर हालात उन्होंने बना के रखे। मैंने आसमान की तरफ देखा, राम की तरफ देखा, और राम की तरफ देखकर फिर मैंने फैसला सुनाया। आस्था के नाम पर फैसले सुनाए जा रहे। जब आस्था के आधार पर फैसले सुनाए जा रहे हो, राम को देखकर, किसी के ऊपर देखकर, आसमान की तरफ देखकर फैसले सुनाए जा रहे हो, तो उस देश में न्याय की व्यवस्था कहाँ होगी, क्या चलेगी? किस तरीके की चीजें जो है इस देश में चलाई जा रही। जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस रहे। सबसे ज्यादा कम्युनल जजेस में अगर नाम लिया जाए तो सबसे ज्यादा कम्युनल जजेस में, भारत की जुडिशियल हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा कम्युनल जजेस रहे हैं, उसमें उनका नाम, उनके पीरियड में हुए अपॉइंटमेंट्स को उठाकर देख लीजिए। जितने अपॉइंटमेंट उनके द्वारा हुए हैं उसमें कितनी डाइवर्सिटी थी, कितनी चीजें थी। हमने ये अधिवेशन के सब्जेक्ट में लिखा कि पिछले 5 सालों में, 6 सालों में हाईकोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ उसमें 80% से ज्यादा जजेस जो है अपर कास्ट चुने गए। 80% से ज्यादा जज। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया तो कितना है? 79 ओबीसीज का जो रिप्रेजेंटेशन है टोटल पोस्टिंग में, लॉ मिनिस्ट्री के आंकड़े की 78-79 के करीब के जजेस। शेड्यूल कास्ट 21 से लेकर 23 तक का आंकड़ा है, और ट्राइब जो है वो 13। माइनॉरिटीज का भी आंकड़ा उसके साथ जोड़ दिया जाए तो सारा मिला के 20% हो जाता है। और 80% जो जजेस हाईकोर्ट में जो चुने गए वो सारे के सारे अपर कास्ट। 2001 में पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जुडिशरी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, करिया मुंडा कमेटी। तो करिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट भी अगर उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 20 साल पहले, 25 साल पहले बनी ये कमेटी है। उस समय जुडिशरी में ओबीसी, एससी, एसटी का कितना रिप्रेजेंटेशन था, और 25 साल होने के बाद में क्या फर्क पड़ा हुआ। यही हाईकोर्ट के जजेस है, यही हाईकोर्ट के जजेस जो है ये एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। कोलेजियम से पहले भी ये व्यवस्था थी, और कोलेजियम के आने के बाद में भी। ऐसा नहीं कि कोलेजियम आने की वजह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी, नहीं, कोलेजियम से पहले भी ये व्यवस्था इतनी मजबूत। बामसेब के मंच में बिहार से राम अवधेश सिंह जी आते, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने एक बार अपने अधिवेशन में, और हमारी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बिहार के एक जज का किस्सा सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे बनते हैं, क्या उनकी योग्यता होती। उन्होंने नाम लेकर बोला कि पटना हाईकोर्ट में, या पटना की बात उन्होंने बताई कि जो आदमी तहसील मुंसिफ जो होता है,
तहसील कोर्ट का जो जज होता है उसकी एग्जाम जो 2 बार फेल हो चुका, जो आदमी तहसील जज की, तहसील लेवल पर जो मैजिस्ट्रेट होता है, मुंसिफ जो होता है, उसकी जो एग्जाम फेल हुआ था, 2 बार फेल हुआ था, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। जो तहसील में जज बनने की औकात नहीं रखता वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, बाद में चीफ जस्टिस भी हुआ। पहले मेरे सामने का आंखों देखा उदाहरण है कि तहसील का एग्जाम फेल हुआ आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बना, कैसे बना, क्या योग्यता थी। और यही जो नॉन मेरिटोरियस जो जजेस है, ये रिजर्वेशन के फैसले में, एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के फैसले में फैसले सुनाते हैं। ये कॉलेजियम और ये जो सब्जेक्ट हम लोगों ने रखा उसमें केवल ब्राह्मणों की संख्या या सवर्णों की संख्या ज्यादा है इस वजह से नहीं रख, क्योंकि यहाँ संख्या के साथ साथ और एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने के लिए साथियों ये विषय रखा था कि जितनी सवर्णों की संख्या हायर जुडिशरी में होती है, उस संख्या के साथ साथ उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि सवर्णों की या ब्राह्मणों की हायर जुडिशरी में जो संख्या बढ़ती है, उससे न्यायपालिका का जो चरित्र है, न्यायिक चरित्र जो है, वो एक जातीय हो जाता है। ये केवल भाई भतीजावाद तक सीमित नहीं है, ये मामला कॉलेजियम का केवल भाई भतीजावाद तक सीमित नहीं है। सवर्णों का न्यायपालिका पर वर्चस्व या कब्जा होने की वजह से न्यायपालिका का जो जातीय चरित्र है, वो जातीय चरित्र बिगड़ जाता है। और वो न्यायपालिका का जो चरित्र है, वो चरित्र इस देश की जो सामाजिक परिवेश है, इस देश की जो सामाजिक परिस्थितियां है, उसके विपरीत बन जाता। और उसका विपरीत होने की वजह से क्या होता है, ऊंचे जाति के लोगों के या सवर्ण जजेस की जो मानसिकता है वो उनके जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट होती। और हमने बहुत सारे मामलों में देखा है कि किस तरीके के ये चीजें हमारे सामने। चंद्रचूड़ के ही फैसले उठाकर देख लीजिए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जितने फैसले उन्होंने महत्वपूर्ण सुनाए, राम मंदिर का फैसला हो, सारी बातें मुसलमानों की मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें मानी कि भाई वहां मस्जिद थी, हाँ, वहां मंदिर नहीं, मतलब मस्जिद गिराकर मंदिर नहीं बनाया गया था, हाँ, मूर्तियां बाद में रखी गई, ये भी बात मानी, मस्जिद गिराई गई, ये भी बात मानी, सारी बातें मुसलमानों, मगर फैसला राम के समर्थन में दी। सारी बातें मानी, भाई वहां पहले मस्जिद थी, मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी जी, क्योंकि जब उत्खनन हुआ, आर्कियोलॉजी के लोगों ने जब उसमें संशोधन किया तो पता चला कि यहाँ नीचे मंदिर नहीं विहार था, और सारी बुद्ध की परंपराओं वाला सारा आर्कियोलॉजी का एविडेंस। तो ये भी माना गया कि मूर्तियां बाद में रखी गई, और ये भी माना कि भाई 6 दिसंबर को मस्जिद गिराई गई, ये गलत काम है, मगर फैसला जो है वो राम के समर्थन में होगा। इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन सक्सेसफुल मगर पेशेंट मर गया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया मगर पेशेंट जो है वो मर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नहीं भाई, आस्था के आधार पर ये जो जमीन है ये राम को दी जाएगी। 1100 पेज का जजमेंट, बड़ा मजेदार जजमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। 1100 पेज के जजमेंट में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, राम यहां पैदा हुए थे, ये हमारी आस्था का सवाल है। अब हाईकोर्ट का फैसला भारत में बहुत मौलिक फैसला माना जाता है। राम मस्जिद में पैदा हुए, इस वजह से वो मस्जिद की जगह जो है वो राम को दी गई। अगर ऐसा हाईकोर्ट मानता है कि राम यहाँ पैदा हुए इसलिए ये जमीन राम को दी जाती है, तो आजकल हमारे भी घरों में बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी सबकी डिलीवरी या जो है वो हॉस्पिटल में होती है। तो सभी लोगों के पास ये अधिकार है कि अगर राम मस्जिद में पैदा हुए इसलिए मस्जिद की जगह राम को दी गई, तो हर बाप को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसले की कॉपी लेकर जाना चाहिए कि मेरा बेटा फला फला हॉस्पिटल में पैदा हुआ, ये हॉस्पिटल मेरे बेटे के नाम पर कर दिया जाए। आस्था की भी जरूरत नहीं, मेरे पास तो डॉक्टर का बिल है, मेडिसिन का बिल है, हॉस्पिटल के चार्जेस वाला बिल है। क्या ऐसा सिस्टम लागू करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ ने सारी बातें मुस्लिम्स की मानी, के पार्टी की मानी, मगर फैसला राम के समर्थन। ईवीएम के मुद्दे पर देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर देख लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण फैसले उनके समय में आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला पॉलिटिकल पार्टियों को करप्शन करने के लिए दिया गया सबसे वैलिड तरीका जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। चुनावी फंड जमा करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ। ये सारे फैक्ट सामने आए कि किसी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या रेड डालती है, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर वही पार्टियां उस रेड से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए किसी खराब पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंड ट्रांसफर करती है और वो मामला ठंडा पड़ जाता है। सारे फैक्ट के साथ वो चीजें सामने आई, सारा रिकॉर्ड सामने आया कि जिस बैंक से बॉन्ड परचेस किए गए थे या जिस बैंक के द्वारा
खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें बड़े पैमाने पर फंड्स आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड का, एसबीआई के माध्यम से आया, वो सारे आंकड़े सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में ये माना गया कि भाई ये असंवैधानिक, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मगर पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के पास ही रहेगा। जो फैसला जो दिया गया वो फैसला क्या हुआ कि ये असंवैधानिक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, मगर जो पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया है वो पैसा जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों के पास ही रहेगा। मतलब चोरी तो हुई है, चोरी हुई ये गलत है, गलत तरीके से पैसा निकाला गया ये भी सही है, मगर जिसने पैसा निकाला पैसा उसी के पास में होगा, पैसा चोर के घर में रहेगा, और जिसके यहां से पैसा चोरी हुआ उसको कहा जाएगा कि भाई फैसला तेरे समर्थन में है, तेरे साथ अन्याय हुआ, ये गलत हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में यही चीजें आई। ईवीएम का मामला देख, चंडीगढ़ के चुनाव के समय में आपने देखा होगा लाइव पकड़ा गया, जो वहां हेराफेरी करने वाले जो पदाधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारियां चुनाव को निष्पक्षता से करवाने की थी, वो हेराफेरी करते हुए पकड़े गए, लाइव देखा गया। और चुनाव अधिकारी को किस तरीके से चुनाव में हेराफेरी की जा रही है ये सबने देखा, जज ने भी देखा, और जज में देखने के बाद ने भी कहा कि भाई ये तुम जो कर रहे हो गलत हो, लोकतंत्र का लुटेरा, यहां तक उसको कहा, मगर सजा कोई नहीं हुई। उसको लोकतंत्र का लुटेरा माना, मगर उसके ऊपर कोई सजा नहीं हुई। ईवीएम के मुद्दे पर पिछले लोकसभा के चुनाव में ईवीएम के संदर्भ में बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए। 373 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोल्ड वोट और काउंट वोट मैच नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा का आंकड़ा है। 373 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोल्ड वोट और काउंट वोट का आंकड़ा मैच नहीं हुआ। 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये डिफरेंस विनिंग मार्जिन से भी ज्यादा, जीतने वाले कैंडिडेट से भी ज्यादा विनिंग मार्जिन जो है उससे ज्यादा डिफरेंस पोल्ड वोट में निकला, काउंटिंग में निकला। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला, 4 साल से ज्यादा समय हो गया केस चलता है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपको बताता हूं। शेड्यूल कास्ट की सीटों से सोलापुर और अमरावती जुडिशरी किस तरीके का काम करती, झूठे सर्टिफिकेट लगाकर वो इलेक्शन लड़ा गया और जीता भी गया। मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में उसको रिलीफ मिली। जुडिशरी ने झूठा सर्टिफिकेट लगाने के बाद में भी हायर जुडिशरी, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई उसमें कार्रवाई। इस बार के 2024 के लोकसभा के चुनाव उठाकर देख लीजिए, केवल 4 लोकसभा सीटों में 542 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुआ, केवल 4 लोकसभा सीटों में पोल्ड वोट और काउंट वोट मैच हुए, केवल 4 लोकसभा सीट। गुजरात के अमरेली में, वहां से नीचे आप आएंगे तो दादरा नगर हवेली में, फिर एक केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी और लक्षद्वीप, ये 4 ही लोकसभा सीटों में पोल्ड वोट और काउंट वोट मैच हुए। बाकी 538 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये आंकड़े मैच नहीं हुए। उसका सारा रिकॉर्ड जो है, बहुत सारी जो चुनावी प्रक्रिया में, डेमोक्रेसी के इस प्रक्रिया में काम करने वाली एनजीओज और बहुत सारे लोगों ने वो डाटे सामना रखा कि इतना ज्यादा मिसमैच भी उसके ऊपर चुनाव आयोग का कोई, मतलब इलेक्शन कमीशन का इस सारे मामलों में रोल होता है। इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा पारदर्शिता के साथ ये करवाना चाहिए, मगर कोर्ट में जब ये चीजें जाती है तो उसको भी कोर्ट के द्वारा उस भ्रष्टाचार को, जो चुनाव में जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ईवीएम के द्वारा जो इस देश के चुनाव में जो गड़बड़ियां पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उन गड़बड़ियों के ऊपर पर्दा डालने का या उस लोकतंत्र की हत्या को संवैधानिक करने का काम कर रहा है। ईवीएम के मामले में भी हमने देखा, किसानों का मुद्दा जब चला, किसानों के द्वारा लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो गया आंदोलन चलाया जा रहा है, किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। जुडिशरी का इस मामले में क्या रोल रहा, वो सरकार के समर्थन में रही। लेबर लॉज में बदलाव हुए, और बदलाव सारे के सारे बदलाव जो है ये कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, पूंजीपतियों के समर्थन के लिए किए गए थे। जुडिशरी उस मामले में भी उन्हीं पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ी रही, जो किसानों के और मजदूरों के समर्थन में खड़ी नहीं रही। मामला केवल SC/ST के अधिकारों तक सीमित नहीं है। किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में जुडिशरी जो है वो किसान और मजदूरों के विरोध में खड़ी रही, और सरकार ने जो भी फैसले इन किसान और मजदूरों के विरोध में लिए वो उनके समर्थन में खड़ी होकर वो जो
किसान और मजदूरों के अधिकार छीनने का काम इन कानूनों के द्वारा हो रहा था, उसका समर्थन करने का काम कर रही। क्यों ऐसा हो? न्यायपालिका ये सारी चीजें किस लिए कर रही? केवल किसान और मजदूरों का मामला नहीं रहा, उसके बाद आगे आप उठाकर देख लीजिए, रिजर्वेशन के रेफरेंस में उठाकर देख लीजिए, सेंसस के रेफरेंस में उठाकर देख लीजिए, कास्ट बस सेंसस को लेकर उठाकर देख लीजिए। हर मामले में आपको उसका डुअल स्टैंडर्ड या अपनी जाति के हितों वाला जो इंटेंशन है, जाति हितों की रक्षा का जो मामला है, वो सामने दिखाई देगा। महाराष्ट्र में बैकवर्ड क्लासेस के पंचायत राज का आरक्षण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसा पड़ा हुआ। हाईकोर्ट ने पंचायत राज में ओबीसी आरक्षण के विरोध में फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। और महाराष्ट्र के ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर नागपुर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपको रिजर्वेशन लाना है तो ट्रिपल टेस्ट करवाना होगा। बहुत सारे रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाने के लिए कि भाई कमीशन होना चाहिए, नंबर 2 इंपेरिकल डाटा होना चाहिए, और नंबर 3 कि भाई इंपेरिकल डाटा आने के बाद में भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का पंचायत राज का आरक्षण जो है, हाईकोर्ट ने कि भाई इनकी संख्या ज्यादा है, 50% का जो सीलिंग है इससे ज्यादा जा रहा है, इसलिए उसे लागू नहीं कर सकते। आप आंकड़े लेके आओ, अगर आप आंकड़े लेकर आते हो, इंपेरिकल डाटा लेकर आते हो, तो हम आपकी बात मानेंगे, आपका रिजर्वेशन देंगे। महाराष्ट्र स्टेट ने लगभग 450 करोड़ का बजट इंपेरिकल डाटा जमा करने के लिए घोषित भी किया था कि भाई हम 3 महीनों में ये इंपेरिकल डाटा जो है ये जमा करेंगे और वो स्टेट को, मतलब हाई कोर्ट को या जुडिशरी को हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ मामला था। अकेले महाराष्ट्र में इस रिजर्वेशन की वजह से देश भर में 9 लाख से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस की सीटें पंचायत राज में चुनकर आती है। 9 लाख से ज्यादा सीटें जो है ये पंचायत राज के आरक्षण के माध्यम से ओबीसी की चुनकर आती है। और अकेले महाराष्ट्र का अगर आप मामला उठाकर देखेंगे तो 90,000 के करीब जो सीटें हैं ये पंचायत राज में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड है। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की वजह से पंचायत राज के इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। बड़े बड़े कारपोरेशंस है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े म्युनिसिपल कारपोरेशंस है, बॉम्बे है, 10 बड़े महानगरों वाले जो बड़े म्युनिसिपल कारपोरेशन से उसमें समय हो चुका है, मगर पीरियड खत्म होने के बाद में भी इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस का पंचायत राज का आरक्षण का मामला पेंडिंग। और कोर्ट ये कहता है कि भाई आंकड़े लेके आओ, आंकड़े होंगे तो आपको आरक्षण। बिहार स्टेट ने 500 करोड़ खर्चा किया और 500 करोड़ खर्चा करके कास्ट सर्वे किया और कास्ट सर्वे करके ऑथेंटिकेटेड डाटा उन्होंने जमा किया। जमा करने के बाद में उनके पास जो आंकड़े थे उसको उन्होंने आधार बनाया, बिहार असेंबली में रिजोल्यूशन पारित किया और उन आंकड़ों के आधार पर बिहार में जो रिजर्वेशन का जो प्रोपोर्शनेट था वो बढ़ाकर उन्होंने 65% कर, शेड्यूल कास्ट का बढ़ाया, ट्राइब का बढ़ाया, बैकवर्ड क्लासेस का बढ़ाया, और प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन का जो उनके पास डाटा आया उसमें उन्होंने संख्या का आधार बनाकर रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया और 65% कर। जैसे ही आंकड़ों के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाया, हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया कि नहीं, आप ये रिजर्वेशन दे नहीं सकते। बोले क्यों? 50% से ज्यादा आप जा नहीं। बिहार के ओबीसी के पास आंकड़ा है, उसके बावजूद भी उसको आरक्षण नहीं है, और महाराष्ट्र के ओबीसीओ को यह कहा जा रहा है कि भाई हम आपको आरक्षण देंगे आंकड़े लेके। एक ही जुडिशरी है, एक जगह पर आंकड़ा नहीं है, इसके लिए आरक्षण के विरोध में फैसला सुनाया, और एक जगह पर स्टेट आंकड़े लेकर आता है कि भाई हमारे पास यह संख्या है, ये हमारे स्टेट का रिपोर्ट है, इसके आधार पर हम ये आरक्षण की सीलिंग बढ़ा रहे हैं। हाईकोर्ट कहता है कि नहीं दे। बिहार के पंचायत राज के आरक्षण के मामले में अगर आप देखेंगे, दुर्गा पूजा की वैकेंसी चल रही, छुट्टियों पर कोर्ट था, और छुट्टियों के दिनों में हाईकोर्ट ने अपना दफ्तर खोला, 2 जजेस थे, और छुट्टी के समय में, दुर्गा पूजा के वैकेशन के समय में हाईकोर्ट ने कोर्ट खोला और बैकवर्ड क्लासेस के पंचायत राज के आरक्षण के विरोध में फैसला सुनाया। छुट्टी के दिन कोर्ट सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के विरोध में फैसले सुना। देश के लगभग 8 बड़े स्टेट जो है, इनमें ओबीसी रिजर्वेशन का मामला जो है अलग अलग हाईकोर्ट में पेंडिंग है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप थोड़ा आगे जाएंगे तो बिहार का मामला जुड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का मामला जो है ये हाईकोर्ट में अलग अलग तरीके से
हाईकोर्ट ने उनको रोक के रखा। रिजर्वेशन के विरोध, बहुत सारे हाईकोर्ट्स ने बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के विरोध में अपने फैसले सुनाए। पिछले 75 सालों में साथियों, जब से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके बाद का अगर हम लोग देखेंगे तो इन 75 सालों में किसी एक मामले में जुडिशरी का लगातार एक ही एक्सपीरियंस रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर वो एक ही फैसला रिपीटेडली सुना रही हो। मामला केवल एक केस का नहीं, किसी एक जज का नहीं, पिछले 75 सालों का अगर आप मामला उठाकर देखेंगे तो वो एक ही मामला आपको पूरे देश भर में मिलेगा, वो है रिजर्वेशन। जो हॉस्टिलिटी जो है रिजर्वेशन के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रही है, उसका 75 सालों का इतिहास रहा। और वो लगातार रिजर्वेशन के विरोध में फैसले सुनाने का काम। पहला अमेंडमेंट जो हुआ या जो आर्टिकल जो रिजर्वेशंस के साथ जोड़ने पड़े, संशोधन करना पड़ा, वहां से लेके आज तक के अगर उठाकर देखेंगे तो लगातार जुडिशरी आरक्षण के विरोध में फैसले सुना रहे। 75 सालों का उदाहरण हमारे पास में, केवल किसी एक जज का या पर्टिकुलर किसी एक का मामला नहीं। रिजर्वेशन के विरोध में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के रेफरेंस 20 मार्च 2018, 20 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा महाड़ के चौधार तालाब का आंदोलन जो हुआ वो शुरू किया गया था। वो एक ऐतिहासिक आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 20 मार्च के दिन शुरू किया गया था। चौधार तालाब का जो ऐतिहासिक सत्याग्रह हुआ, एक समानता प्रस्तापित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक बहुत बड़ा मामला हुआ था। और जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसको लागू करने के लिए वो सत्याग्रह बुलाया गया था। उस दिन 20 मार्च के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का फैसला सुनाया। 2 अप्रैल को उसके विरोध में भारत बंद हुआ, 13 लोग उस बंद में शहीद हुए। उसके बाद सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए व्यवस्था कर लगातार सुप्रीम कोर्ट SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का काम करती रही है। बहुत सारे हाईकोर्ट के फैसले उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के मामले आपको मिलेंगे। अभी 1 अगस्त को SC/ST के कैटेगराइजेशन के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया SC/ST के कैटेगराइजेशन के रेफरेंस में, उस मामले को अगर हम देखेंगे उसमें शेड्यूल ट्राइब पार्टी नहीं, केस शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ था और वो भी केवल पर्टिकुलर 2 स्टेट से जुड़ा हुआ मामला था। उस स्टेट के अंदर का मामला था। पंजाब और दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनसे जुड़ा हुआ ये मामला था। 2 स्टेट में कैटेगराइजेशन को लेकर या रिजर्वेशन को लेकर जो इश्यूज थे उसको लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में SC/ST के क्लासिफिकेशन के समर्थन में फैसला सुनाया। सुनवाई होने के समय ही हम लोगों को यह अंदाजा आया था कि इसका जो फैसला है, ये फैसला सरकार के पक्ष में कैटेगराइजेशन के फेवर में जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें देश भर में उस समय चल रही थी, तो ये जो फैसला है, ये फैसला पॉलिटिकल फैसला है जो जुडिशरी ने लिया। ये जो कैटेगराइजेशन का जो फैसला है, ये पॉलिटिकल फैसला था और वो फैसला जुडिशरी के द्वारा लिया गया। अब इस फैसले में शेड्यूल ट्राइब पार्टी नहीं थे, उनका कोई मामला ही नहीं था। जो शेड्यूल ट्राइब उसमें पार्टी नहीं थे, उनका कोई मुद्दा नहीं था, उनकी बात तक नहीं सुनी गई, उनको उस केस के लिए बुलाया भी नहीं गया, उनका पक्ष भी रखने का मौका नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल ट्राइब में भी कैटेगराइजेशन की बात लागू करने का आदेश दिया कि भाई SC/ST में क्लासिफिकेशन। जिन्होंने बात ही नहीं कही उनका मामला ही नहीं। अरे मामला केवल ट्राइब के साथ हुआ ऐसे मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दवे नाम के जज थे, उनके सामने डिवोर्स का मामला आया, प्रकाश और कलावती। डिवोर्स का मामला था, कलावती ने डिवोर्स का मामला फाइल किया था, भाई मुझे डिवोर्स हो, या दोनों का पति पत्नी के बीच वाला डिवोर्स का मामला था। जज को डिवोर्स देना था या उसका विरोध करना। जजमेंट लिखते लिखते जज ने कहा कि नहीं नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के साथ में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करनी। मामला कुछ और था। प्रकाश और कलावती का मामला था, उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई मामला नहीं था, उसमें घुसेड़। आदिवासियों के रेफरेंस में भी यही, आदिवासियों के अंदर भी कैटेगराइजेशन की बात कही। और वो करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कैटेगराइजेशन क्यों करना है, क्योंकि 2004 में 5 जजेस के बेंच ने कैटेगराइजेशन के विरोध में फैसला सुनाया था। और फैसला सुनाते समय यह बात कही थी कि SC और ST के अंदर कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये होमोजीनियस है, और जो लोग होमोजीनियस लोग होते हैं उनके अंदर कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट होमोजीनिटी के आधार पर बनाई गई है। 1935 में 30
अप्रैल 1936 सेकंड इंडिया एक्ट के तहत 30 अप्रैल 1936 को सेकंड इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार शेड्यूल कास्ट के लिस्ट को नोटिफाई किया और वो लिस्ट बनाने के लिए 1911 से लेकर 1931 तक 3 सेंसस का डाटा जो है वो आधार बनाया गया। 1911 में स्पेशल सेंसस हुआ जिसमें शेड्यूल कास्ट जिनको आज कहा जाता है, जो पूर्व के अनटचेबल्स है, अनटचेबिलिटी के आधार पर एक स्पेशल सवाल पूछे गए, 10 अलग सवाल पूछे गए और उन 10 सवालों के आधार पर देश में जो अनटचेबल्स है या जो 100% जो हिंदू नहीं है ऐसे लोगों की एक अलग से लिस्ट बनाई गई और उसी लिस्ट को 1921 में और 31 में मेंटेन किया गया और उन सारे रिकॉर्ड्स के आधार पर सेकंड इंडिया एक्ट के तहत 30 अप्रैल 1936 को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया। तो शेड्यूल कास्ट कौन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही 1935 के एक्ट में ही सेटल हो गया कि किसी प्रकार का कोई विवाद इस मामले में नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी उसे एज इट इज माना गया। और एक होमोजेनिटी जो है शेड्यूल कास्ट के अंदर अनटचेबिलिटी के आधार पर, क्योंकि वो लिस्ट इतनी यूनिफाइड थी कि पर्टिकुलर अगर कोई कास्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक तहसील या किसी एक गांव में भी अगर उस जाति के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होती है तो उस जाति को उस एरिया से एक्सक्लूड करने का काम किया। उड़ीसा स्टेट में भी आपको मिलेगा 1936 का अगर आप लिस्ट उठाकर देखोगे उसमें जिलों के नाम लिखे हुए हैं, किन पर्टिकुलर जिलों में ये शेड्यूल कास्ट की जाति जो है ये एससी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां उसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं हो। कुम्हार, कर्मकार, जिसे बंगाली में कर्मकार कहते हैं, उड़िया में कुम्हार जाति को क्या कहते हैं? कुम्हार। ये कुम्हार जो है ये सेंट्रल प्रोविंस जो है जिसको आज मध्य प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस शेड्यूल कास्ट में शामिल पर्टिकुलर एरिया में वो इतनी डिटेल लिस्ट बनाई गई थी और वो केवल और केवल उस लिस्ट को बनाते समय ये क्राइटेरिया रखा गया था कि जो अनटचेबिलिटी के विक्टिम्स है उसके आधार पर लिस्ट बनाई गई। तो शेड्यूल कास्ट या ट्राइब में जो होमोजेनिटी है उसके आधार है और इसी आधार की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस के बेंच ने 2004 को उसे इनकार कर दिया था कि भाई इसमें कैटेगराइजेशन नहीं हो सकती। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नहीं ये हिट्रोजीनस, इसलिए इनमें कैटेगराइजेशन हो सकता। कैटेगराइजेशन की बात उन्होंने कही। इस देश में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब की लिस्ट जो है ये केवल और केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होती है, पार्लियामेंट्री प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसी वजह से उस लिस्ट के साथ 75 सालों में कोई छेड़खानी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के द्वारा संविधान में संशोधन करने का काम किया और वो लिस्ट के साथ छेड़खानी करने का या पर्दे के पीछे से रहकर उसे अमेंड करने का काम इस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। क्रीमिलेयर की बात उन्होंने उसमें कही, क्रीमिलेयर लागू करने की बात कही। इसी स्टेट से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। जहां हम अधिवेशन कर रहे इस जगन्नाथपुरी में जब रामनाथ कोविंद आए थे, राष्ट्रपति के रूप में आए थे, तो यहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ भेदभाव किया गया। राष्ट्रपति के पद पर होने के बाद में भी उनके साथ भेदभाव हुआ। तो जिस देश में राष्ट्रपति को पद पर रहकर भी उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर, उसके सामाजिक स्थान के आधार पर उसे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं इसमें क्रीमिलेयर लागू करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में भी यही हुआ। दिल्ली के मंदिर में गए तो उनके साथ वही व्यवहार हुआ। चौधरी मतलब जो अपने बाबू जगजन राम थे उनके साथ में भी यही व्यवहार। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं इसमें क्रीमिलेयर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर जाति का मुद्दा जो है वो देखकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत शुरू से लेके साथियों अगर हम देखेंगे तो इस देश में रिजर्वेशन की जब भी बारी आती है तो ब्राह्मण शुरू से ये कहते हैं कि नहीं जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, गरीबी के आधार पर होना। और ये बात आज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उठाकर देख लीजिए, उस समय भी कांग्रेस के लोगों का यही स्टैंड था। वही स्टैंड जुडिशरी में भी आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों जब भी भारत में रिजर्वेशन की चर्चा होती है तो रिजर्वेशन क्यों है? तो जातिवाद की वजह से है, छुआछूत की वजह से है, सामाजिक गैर बराबरी की वजह से है। जब रिजर्वेशन की चर्चा होती है तो सामाजिक गैर बराबरी, अनटचेबिलिटी की चर्चा होती है। और जब अनटचेबिलिटी और सामाजिक गैर बराबरी की चर्चा होती है तो ये किसकी वजह से है? तो ऊंचे जाति की वजह से है, सवर्णों की वजह से, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद की वजह से है।
तो अल्टीमेटली रिजर्वेशन के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था जिम्मेदार है, ब्राह्मणी धर्म जिम्मेदार है, ये चर्चा। मगर जब गरीबी को या इस चीज को जोड़ दो, जाति से हटाकर गरीबी के साथ जोड़ दो, तो क्या होगा? रिजर्वेशन का बेस जो है ये कास्ट है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटाकर गरीबी के साथ अगर जोड़ दो तो क्या होता है? गरीब की तो बाबू कोई जाति नहीं होती, गरीब ब्राह्मण भी होता है। जैसे गरीब की बात आती है तो सबसे पहले गरीब में कौन नाम आता है? गरीब ब्राह्मण का नाम। और इस देश में गरीब कोई हो ना हो, एक ही गरीब मिलेगा आपको। कौन मिलेगा? ब्राह्मण। ईडब्ल्यूएस का मामला उठा कर देख। अभी मुझे एक जानकारी मिली कि यूनियन टेरिटरी है दक्षिण भारत की, वहां एक मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएशन की एक सीट जो है पेमेंट कोटे में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को दी गई। अब जो ईडब्ल्यूएस है वो मैनेजमेंट के कोटे का लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा का जो सीट है वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ले रहा है और वो रिजर्वेशन का भी बेनिफिट ले रहा है। तो ये मामला हमने देखा कि जब गरीब की बात आती है तो गरीब के नाम पर सबसे पहले जो ऊंचे जाति का जो आदमी है वो गरीब बनकर उसका सारा लाभ लेता है। इसलिए संविधान बनाते समय यह माना गया कि भारत में भेदभाव का आधार गरीबी नहीं, जाति है। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का आदमी कितना भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, शिक्षा से, योग्यता से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ब्राह्मणों की दृष्टि से वो शुद्ध रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं उसमें क्रीमिलियर होना, क्रीमिलियर की बात उन्होंने उसके साथ, तो ये फैसले साथियों सुप्रीम कोर्ट के जो आए वो फैसले मानसिकता जो है वो बताते कि किस तरीके का चरित्र जुडिशरी का बन। 7 जजेस का बेंच था, उसमें शेड्यूल कास्ट का भी एक जज, कोलेजियम से चुना हुआ एक शेड्यूल कास्ट का भी जज था। कोलेजियम और पूना पैक्ट जो है ये नजदीकी संबंध रखने वाली व्यवस्था। जैसे पूना पैक्ट से दलाल और भड़वे पैदा होते हैं, कोलेजियम से भी उसी तरीके की व्यवस्था बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल कास्टेस के अंदर, ट्राइब के अंदर ब्राह्मणों ने पैदा कर दी है। बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि जैसे पूना पैक्ट से दलाल और भड़वे पैदा किए गए, उसी तरीके से कोलेजियम के द्वारा भी बहुजन समाज के अंदर के जो लोग हैं उनको उस दिशा में धकेलने का या उनको बनाने का काम जुडिशरी के द्वारा। क्रिमिलियर की वकालत जो है शेड्यूल कास्ट के जज के द्वारा हुई। तो जिन जजेस को हम ये कहते हैं, जो जज खुद कंपेंसेशन ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट में आया। मोदी सरकार के पहले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का एक भी जज नहीं था। देश भर में उसका हंगामा हुआ। उसके बाद एक जज को सुप्रीम कोर्ट में लिया गया, जिसको लिया गया वही रिजर्वेशन का फैसला SC/ST के विरोध में सुना दिया। जो हम लोग कहते थे कि भाई पार्लियामेंट के अंदर SC/ST के दलाल और बड़े पूना पैक्ट से गए हुए हैं, वो समाज के विरोध में जा रहे हैं। कल ऐसी हालत ना हो कि जजेस के नाम गिनवाने पड़े कि भाई हाँ ये भी वही काम कर रहा है। जो नहीं कर रहे वो सम्मान के पात्र है, जो कर रहे हैं उनके साथ वही व्यवहार हो। इसलिए साथियों देश भर में जुडिशरी ने जो सारा संकट हमारे लिए जो पैदा किया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जो जजमेंट आया कोई आधार नहीं, किसी प्रकार की बात जो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथियों के द्वारा किए गए किसी आर्गुमेंट को नहीं माना गया। कोई डाटा भाई कैटेगराइजेशन करना चाहते हो है, लाओ आपके पास क्या डाटा है, कौन सी जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन हुआ है आंकड़ा सामने लाओ। शेड्यूल कास्ट में या ट्राइब में किस जाति का उसकी जनसंख्या के आधार से ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन हुआ है आंकड़े लाओ। SC/ST का बैकलॉग बाकी है, SC/ST का जो बैकलॉग है वो बाकी है, पूरा रिजर्वेशन उनका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आपने पिछले 75 सालों में कोई रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। और आप कैसे कह रहे हो कि भाई इन जातियों का जिनको आप कह रहे हो कि ओवर रिप्रेजेंटेशन उनको मिला है, कोई डाटा आपके पास है? नहीं। बगैर डाटा के आपने मान लिया कि नहीं हाँ इनका ओवर रिप्रेजेंटेशन, भाई लाओ सामने लाओ कि हाँ ये लोग है, ये ओवर रिप्रेजेंटेटेड है, आंकड़े दे दो। पिछले 5 साल का यूपीएससी का आंकड़ा उठाकर देख, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 22.5% रिजर्वेशन यूपीएससी में इंप्लीमेंट होता है। सरकार के आंकड़े है, कोई हमने घर में बनाकर दिए हुए आंकड़े नहीं है। SC/ST OBC को 50% रिजर्वेशन यूपीएससी में लागू होता है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड के आंकड़े ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड सारा मिला के मोर एंड लेस 28% से नीचे। यूपीएससी की एग्जाम में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है। पिछले 5 साल के IAS, IPS, फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज का आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा गया, 27% ओबीसी है, 16% ही लिया गया। SC/ST 22.5% है, 12% ही लिया गया है। कोई आधार नहीं, कारण नहीं, ये क्यों किया गया? फिर भी वो लागू हुआ। 28% ही लड़के यूपीएससी में SC/ST OBC के सिलेक्ट हुए, 72
2% यूपीएससी में आज भी एग्जाम होने के बाद में भी अपर कास्ट लड़कों का सिलेक्शन हुआ। भाई एक पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड के आंकड़े हैं और आप ये कह रहे हो कि भाई फला फला जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, इसलिए हम लोग जो है कैटेगराइजेशन का फैसला मानते। भाई लाओ, तथ्य लाओ, आंकड़े लाओ। बगैर डाटा के आपने कैसे ये मान लिया? कोई डाटा नहीं है। ये क्यों हो रहा? क्योंकि ये फैसला पॉलिटिकल फैसला है। ये पॉलिटिकल फैसला कैसे है साथियों? महाराष्ट्र में चुनाव से पहले या हरियाणा के चुनाव के बाद दो घटनाओं का उदाहरण आपको देता हूं कि पॉलिटिकल फैसला कैसे है सब ने करने के लिए। हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने के बाद में बीजेपी की सरकार वहां बनी और कैबिनेट में पहला डिसीजन उन्होंने कैटेगराइजेशन के फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए लिया, ऐसा उन्होंने घोषणा कर। हमारे हरियाणा के साथी है वो जानते हैं कि वहां उन्होंने उसको ले लिया। अब इतने आनंद फानन में बीजेपी ने यह फैसला हरियाणा में क्यों? साथियों अगले फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले 2 टर्म से सत्ता से बाहर, सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के बाद में भी बीजेपी दिल्ली में 2 टर्म से सत्ता से बाहर। आम आदमी पार्टी जिसका बेस जो है ये वाल्मीकि जाति के लोग, सफाई करने वाले जाति के जो लोग हैं, उसका सबसे ज्यादा हार्डकोर वोट बेस है। वो शेड्यूल कास्ट में बहुत बड़े पैमाने पर वहां सफाई करने वाली जो जातियों के हमारे भाई है वो बड़े पैमाने पर ये मानते कि ये पार्टी हमारे अपने लोगों की पार्टी है, ऐसी उनकी धारणा है, वो मानते। अभी जब अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का जब अवमान किया गया तो सबसे ज्यादा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग बाबा साहब के सम्मान में बात करने की बात बोलते रहे। केजरीवाल की पार्टी के द्वारा राज्यसभा में जितने लोग भेजे गए उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं। जितने शेड्यूल कास्ट के जो मिनिस्टर थे जो केजरीवाल की पार्टी में रहे हुए थे और बहुत ताकतवर नेता के रूप में उभर आ रहे थे, सबको एक एक करके केजरीवाल के द्वारा निकाला गया। लंबी लिस्ट है उन शेड्यूल कास्ट के लोगों के नाम। बीजेपी ये सोचती है कि अगर हरियाणा में ये फैसला हमने कर लिया तो उसका फैसला जो हरियाणा में हुआ है उसका फायदा हमें दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में हो सकता है। इसलिए तुरंत प्रभाव से उन्होंने ये फैसला हरियाणा में लागू किया जाए ताकि दिल्ली विधानसभा में इसका बेनिफिट लिया जाए। तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर ये फैसला। वो जानते हैं कि केजरीवाल जो है ये कितना भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात कर ले वो तो लाला है, उतना ही आरक्षण विरोधी है, उतना ही बहुजन विरोधी है जितना बीजेपी। इसलिए राज्यसभा में किसी भी शेड्यूल कास्ट के आदमी को उन्होंने चुनकर नहीं भेजा। पंजाब में जो कमिटमेंट किया था वो लागू नहीं किया। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव से पहले कैटेगराइजेशन के ऊपर फैसला करने के लिए बीजेपी के द्वारा जो अलाइड पार्टियों की जो सरकार थी, चाहे उसको ये कहा जाए कि शिंदे मुख्यमंत्री थे, मगर ये सारा फैसला जो है ये बीजेपी के द्वारा लिया गया था और उन्होंने कैटेगराइजेशन का रिव्यू करने के लिए या उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए इसके लिए कमेटी भी घोषित कर दी। और कैटेगराइजेशन के मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन में है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का कैटेगराइजेशन का फैसला आया, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हाँ हम इसके समर्थन में है, हम अपने स्टेट को इसको लागू करने का काम करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका समर्थन किया। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये कैटेगराइजेशन के समर्थन। तो ये फैसला जो है जुडिशरी के द्वारा आया होगा, मगर ये फैसला जो है ये पॉलिटिकल फैसला। तो जुडिशरी ने ये फैसला राजनीतिक हित संबंधों को ध्यान में रखकर लिया। इसलिए हमने इसके विरोध में देश भर में प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि ये संविधान के विरोध वाला मामला था, तो तुरंत प्रभाव से हमने देश भर में इसकी समीक्षा करके कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी देने की बात। इसलिए साथियों ये फैसला कैटेगराइजेशन का फैसला हो, उसके बाद जो क्रीमिलियर की बात उसके साथ जोड़ी गई हो, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो अलग अलग फैसले लिए गए हो, उसके पीछे की मानसिकता मैंने आपको बताई कि इस देश में शासक वर्ग जो है वो जब भी खतरे में पड़ता है तो उसको बचाने के लिए ऑर्गेनाइज रूप में जुडिशरी अपने जाति के हितों को ध्यान में रखकर काम कर। कोलेजियम हो या अभी जो बार बार एक शब्द इस्तेमाल होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे डॉक्ट्रिन क्यों खड़े किए गए? कोलेजियम का असल में क्या रोल, ये बताकर साथियों मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूं। ये जुडिशियल अनार्की देश भर में क्यों बनाई जा रही? देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। सिविल वॉर के हालात देश भर में पैदा किए गए। हेट स्पीच के मामले उठाकर देख लीजिए, कितनी घृणा, कितना जहर फैलाने का काम। अभी दिल्ली चुनाव में बहुत सारे मामले आपके सामने हो। जब हेट स्पीच के मामले आए तो हायर जुडिशरी कहती कि नहीं, जब वो कह रहे थे तो हंस रहे थे, गाली थोड़ी, ये विरोध थोड़ी हुआ, ये हेट स्पीच थोड़ी
पड़ी, बहुत सारे ऐसे मामले, और हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अलग अलग लॉजिक रहा, अलग अलग आर्गुमेंट रहा, मगर फैसला हमेशा वो उन्हीं के समर्थन में देते, बहुत सारे मामले। तो ये क्यों किया जा रहा? तो देश में लोग शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन चाहते, अपना विकास चाहते, और देश में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन और विकास चाहते हैं, तो उस विकास के लिए उनके पास शिक्षा और नौकरी, बहुजन समाज के पास ये दो साधन है जिसके माध्यम से वो अपना विकास शांतिपूर्ण तरीके से कर। इतना प्रताड़ित होने के बाद में भी, 75 सालों से प्रताड़ित होने के बाद में भी, लोकतंत्र में रहने के बाद भी, प्रताड़ित होने के बाद में भी वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन चाहते। हमारे अगल बगल में आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा अराजकता फैली हुई, मगर भारत में इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज्यादा दमन होने के बाद में भी लोग अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन चाहते। क्यों? क्योंकि उनका भारत के संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास है, न्याय पर विश्वास है, और इसी न्याय, संविधान और लोकतंत्र के विश्वास की वजह से वो शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते। मगर जब जुडिशरी उन लोगों के इस शांतिपूर्ण तरीके से जो वो परिवर्तन या अपने जीवन सुधार का जो काम करना चाहते, उसमें अगर अवरोध पैदा कर रही है, तो लोगों को अपना परिवर्तन करने के लिए, हाथ में हथियार लेने के लिए, हिंसा करने के लिए जुडिशरी खुद ही मजबूर कर रही है। आरक्षण के फैसले हो, देश हित के फैसले हो, हमारे अपने अधिकारों से जुड़े हुए मामले हो, हर जगह पर जुडिशरी का ये मामला हमारे लिए बहुत स्पष्टता से खड़ा, खुद ही लोगों को हिंसा करने के लिए मजबूर कर। देश में लोगों का जो शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन है, चुनाव, वो वोट के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते, ईवीएम वो लोगों के वोट का जो परिवर्तन का साधन है वो खत्म कर रही है। जिनको वो चुनना नहीं चाहते वो चुनकर आ रहे, जिनके पास किसी प्रकार का जनाधार नहीं है वो चुनकर आ रहे। ईवीएम जो है वो लोकतंत्र के विरोध में बहुत बड़ा साधन बन है, और अगर लोगों का ये परिवर्तन का अधिकार जो है, बैलेट के द्वारा जो परिवर्तन है, वो अधिकार अगर जुडिशरी ने छीन लिया, तो लोगों के पास हथियार उठाने के अलावा और कोई विकल्प होगा। जुडिशरी उस दिशा से खदेड़ने के काम में लगी। ये बहुत बड़ा संकट हमारे लिए बना। दूसरी बड़ी बात, साथ जो सब्जेक्ट हम लोगों ने रखा, उसके पीछे का कारण बताकर मैं इस बात को खत्म करता हूं कि क्या परिस्थितियां इस देश में जो अराजकता शासक वर्ग के द्वारा फैलाई गई, उस अराजकता को नियंत्रित करना शासक वर्ग के लिए संकट बना। दूसरी बात, मंडल कमीशन के बाद देश भर में जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना इस देश के बहुजन समाज अंदर जो आई, उस सामाजिक और राजनीतिक चेतना की वजह से विधानसभा और लोकसभा का चरित्र बदल गया, और वो चरित्र इतना बदल गया कि 90 से पहले विधानसभाओं में और लोकसभा में जो सवर्णों का जो दबदबा था, ऊंचे जातियों का जो वर्चस्व था, मंडल कमीशन के बाद में सत्ता के चरित्र में बदलाव हुआ, और बड़े पैमाने पर बैकवर्ड क्लासेस का प्रभाव जो है, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का प्रभाव जो है, भारत की राजनीति में एक बहुत मायने रखने वाला प्रभाव, और उसकी वजह से राजनीतिक सत्ता पर जो सीधा नियंत्रण सवर्णों का था वो थोड़ा ढीला हो गया, कमजोर। मजबूरी में भी ब्राह्मणों को, बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को सत्ता छोड़नी, नहीं तो कोई कल्पना कर सकता था बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद, उनके निर्वाण के बाद शेड्यूल कास्ट को लॉ मिनिस्टर बनने के लिए 70 साल का समय लगा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव के पहले अर्जुन मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के पहले आदमी थे जो नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का दूसरा लॉ मिनिस्टर जो है राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के पहले बनाया, 70 साल से ज्यादा समय। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को या ट्राइब को जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से या उनके अंदर जो जागरण हुआ, उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ी, उस वजह से जो सीधी सत्ता पर जो नियंत्रण था, कैबिनेट पर जो उनका नियंत्रण था, वो कमजोर। दूसरा बड़ा संकट ब्राह्मणों के लिए खड़ा हुआ। जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी, ब्यूरोक्रेटिक जो पावर थी, उस ब्यूरोक्रेटिक पावर में एजुकेशन का प्रभाव बढ़ने की वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर जुडिशरी मतलब हायर सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में जब आए, तो कुछ हद तक जो जुडिशरी के साथ साथ मतलब एग्जीक्यूटिव पर जो ब्राह्मणों का कब्जा था, ब्यूरोक्रेसी पर जो कब्जा था, वो कब्जा भी ब्राह्मणों को छोड़ना पड़ा। इसलिए बहुत सारे राज्यों में आप जाकर देखोगे, चीफ सेक्रेटरी आपको शेड्यूल कास्ट का, ट्राइब का या बैकवर्ड का, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथ में चली गई। तो ये जो दो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, इस पर जो सीधा नियंत्रण जो ब्राह्मणों का था,
वो जो कमजोर हुआ उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण जुडिशरी का इस्तेमाल, जो नियंत्रण सीधा संसद में या एग्जीक्यूटिव पर जो था, वो जो नियंत्रण बैकवर्ड क्लासेस की तरफ आ गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की तरफ आ गया, माइनॉरिटीज की तरफ आ गया, तो वो जो इम्बैलेंस हुआ है इन दोनों जगह पर, उसको बैलेंस करने के लिए जुडिशरी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। कभी कभी उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने का वो काम कर। इसलिए साथियों, ये जो जुडिशियल अनार्की भारत में जुडिशरी के द्वारा जो निर्माण की जा रही है, इस जुडिशियल अनार्की के विरोध में पूरे देश भर में हम लोग एक संगठित कैंपेन चलाएंगे, ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाएंगे। न्यायपालिका का चरित्र सामाजिक होना लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। अगर न्यायपालिका का चरित्र सामाजिक नहीं रहा, जिस समाज के लिए उसे न्याय कायम करना है, अगर उस समाज का रिफ्लेक्शन जुडिशरी में नहीं है, वो कभी भी उसे न्याय नहीं दे सकती। इसके लिए साथियों बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि कोलेजियम सिस्टम के विरोध में हम लोग देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाएं।